हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज हम नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस नए पार्ट में आपके सामने लिखा हुआ है ऑसिलेशन। और ऑसिलेशंस और वेव्स के क्लास 11th का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि ये लास्ट में आपके सिलेबस के लास्ट में रखा गया है और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते क्या होता है, हमारा एक तरह से 11th का जो ईयर है वो धीरे धीरे लास्ट की ओर आ जाता है, तो वहाँ पर रिवीजन बहुत सारे नहीं मिल पाते हैं। फिर भी काफ़ी कोई नई चीज़ें बहुत नहीं होती, जो आप पहले से पढ़ लिए हैं उनका एप्लीकेशन होता है। मोशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट्स, ये सब नाम वगैरह आते रहते हैं ऑसिलेशंस एंड वेव्स में। तो और ऑसिलेटरी मोशंस आप पहले से ही कुछ पढ़े हुए हैं, तो हम आज नया आपके लिए कह सकते हैं। तो थोड़ा गैप, 9th क्लास में भी थोड़ा ऑसिलेशन और वेव्स के बारे में पढ़ाया जाता है, तो अभी हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के लिए। 9th भी से बेनिफिटेड हो सकता है, तो ये सिलसिला जो चलेगा और सारे जो आपके सिलेबस में जो भी मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो आपके सामने ज़रूर पूरी तरह ले आने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरह ले आने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहले से ही हैं तो वीडियोस को ज़रूर आप शेयर करिए, सभी लोगों तक और लोगों तक पहुंचाइए, प्रमोट करिए इस बात को। और ख़ास बात ये कि आप अपने सजेशन देंगे तो और अच्छी बात रहेगी, ताकि हम आगे कुछ इसमें कर पाएंगे, अच्छा और करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ज़्यादा आगे कुछ ना कहते हुए आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशंस का पार्ट। ऑसिलेशंस का मीनिंग क्या होता है आप पहले से 6th क्लास में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है, तो और टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो इसमें क्या बोलते हैं, और पीरियोडिक चेंजेस, एपीरियोडिक चेंजेस, या पीरियोडिक मोशन, एपीरियोडिक मोशन, बहुत सारा ऐसा नाम लेते रहते हैं। और उसी में ऑसिलेटरी मोशन भी आता है कि जैसे आप एक स्विंग की मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। एक पेंडुलम की मोशन क्या है, पेंडुलम आप पेंडुलम क्लॉक में देख सकते हैं, कुछ ऑसिलेट करते हुए बॉडी या ऑब्जेक्ट एक। और स्विंग तो आप जान रहे हैं, झूले पर कोई बैठे हैं तो आप जान सकते हैं, इधर से उधर आप घूम सकते हैं। तो ये ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं, ये पीरियोडिक भी होते हैं। और पीरियोडिक मोशन आप पहले से यहाँ लिखा हुआ है कि पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशंस। तो पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक चेंजेस आपने जो पहले पढ़ लिया है क्लास 6 में, उससे कोई अलग थोड़ी है, वही है। तो पीरियोडिक चेंजेस की जब बात आती है तो क्या कहते हैं, दीज चेंजेस और सम चेंजेस विच रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, दीज आर पीरियोडिक चेंजेस। जैसे आप कहते हैं क्लाइमेट, वेदर का चेंज, कि आप समर सीजन के बाद रेनी सीजन, उसके बाद विंटर सीजन, ऐसे आते रहते हैं, तो उनका एक पीरियड है, ये 1 ईयर में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। डे एंड नाइट, ओके, डे होगा तो फिर आप उसके बाद नाइट एंड देन डे, फिर नाइट, ठीक है। हालांकि ये थोड़े से छोटे बड़े हुआ करते हैं, डे की लेंथ कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है, तो ये ज़रूर है, लेकिन 24 आवर में ही ये दोनों होते हैं और डे और नाइट होते रहते हैं। या आपका सनराइज एंड सनसेट पीरियोडिक है, सनराइज होता है, फिर सनसेट होने के बाद फिर अगले दिन फिर क्या होगा, फिर सनराइज होगा। तो ये सब पीरियोडिक चेंजेस हैं और पीरियोडिक ऑकरेंसेस हैं या पीरियोडिक चेंजेस हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। आप कभी अगर गए हैं, मान लेते हैं वो सीसा पर बैठे हैं, तो ये क्या है, एक ऊपर जाता है एक बच्चा, फिर नीचे दूसरा, तो दूसरा ऊपर, तो पहला नीचे, ऐसा ऐसा जब चलता है तो क्या होता है, हम बोल देते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन हो रहा है ना। वैसे ही क्या है, ये मून का मोशन अर्थ के चारों ओर, दिस ऑल्सो रिपीट्स आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कि आप हर 27.5 डेज में मून इट कंप्लीट्स वन राउंड अराउंड द अर्थ, सो इट्स मोशन इज पीरियोडिक, दो इट इज नॉट ऑसिलेटरी बट इट्स पीरियोडिक। सारे पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी हो, लेकिन
सारे ऑसिलेटरी मोशंस क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं अगर वो फ्री ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो। और फ्री ऑसिलेशंस हो रहे हैं तो फ्री है ऑसिलेट करने के लिए बॉडी तो ऐसे ही पीरियोडिक चेंजेस में आप यहाँ पर या आप इंक्लाइन है, जो स्लाइड है आपके पार्क में लगा होता है, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं आप, एक ओर से आप जाते हैं ऊपर, धीरे धीरे चढ़ते हुए जाते हैं और उसके बाद फिर नीचे आते हैं, अपने को छोड़ देते हैं, स्लाइड करके सीधे नीचे आते हैं, फिर घूम के आते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आप जो बहुत जल्दी से नीचे आते हैं। तो अगर इनका हम ग्राफ प्लॉट करें इस मोशन का कि हाँ कोई टाइम के बाद आप रिपीट करते हैं मोशन को, तो कैसा ग्राफ आएगा कि आपने मान लेते हैं कि इस तरह आपका इंक्लाइन है, यहाँ से आप चढ़ के जाते हैं सीढ़ियों से और यहाँ से फिर ये ऐसे स्लाइड से इस तरह से आप ओके यहाँ पर ऐसे चले आते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं पहले चढ़ते हुए धीरे 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 और कुछ टाइम यहाँ लगता है, फिर ऐसे बहुत तेज़ी से नीचे आते हैं, फिर रिपीट करते हैं, फिर यहाँ से उठ के यहाँ जाते हैं और फिर यहाँ पर ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हैं, फिर यहाँ पर स्लाइड करते हैं। तो इस तरह से इन स्लाइड्स पर अगर टाइम के साथ हाइट को देखें या इस रिपीटेशन को देखें तो आप कितनी देर में रिपीट करते हैं, इस हाइट तक पहुंच रहे हैं, स्लोली इस हाइट तक पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी नीचे आ रहे हैं तेज़ी से। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, उसी हाइट पर रहते हैं, जीरो हाइट पर रहते हैं, है ना। यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, कुछ जीरो हाइट पर रहेंगे, फिर धीरे 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 राइज करेंगे, टाइम लगेगा, यहाँ चढ़ेंगे, फिर बहुत जल्दी से नीचे आ जाएंगे। तो अगर इनका और रिपीट हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है, तो आप इसका ग्राफ कैसे खींच सकते हैं कि हाइट का टाइम के साथ ग्राफ कैसा हो सकता है। ये ग्राफ तो आपने स्लोली यहाँ से स्टार्ट किया चढ़ना और स्लोली ऊपर गए, टाइम काफ़ी लिया, इस हाइट तक जाना है, ये हाइट यहाँ पर है, इस हाइट तक जाना है, तो काफ़ी टाइम में यहाँ से गए, ये धीरे धीरे गए और फिर वापस से हाइट पर आ गए, जल्दी से आ गए, स्लाइड कर गए तो जल्दी से आ जाएंगे। तो बहुत कम टाइम में, जाने में तो टाइम लगा आपको, लेकिन आने में यहाँ से स्लाइड करने में थोड़ा ही टाइम लगा। तो क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह से हाइट में वेरिएशन है, तो ये हाइट में वेरिएशन, और वो भी कह तो दिया कि ये तो लीनियर था और यहाँ जो हाइट में चेंज हुआ है बाद में बहुत तेज़ी से चेंज होता गया है। तो पहले धीरे धीरे चेंज हुआ है, बाद में तेज़ी से चेंज हुआ है, और इस तरह का चेंज एक तरह से स्लाइडिंग है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होता है, आप लिखते हैं h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना। और ये इक्वेशन पैराबोलिक है, ये रिलेशन पैराबोलिक है, तो ऐसा यहाँ से आने में स्ट्रेट तो नहीं पाथ होगा, और जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, लीनियर तो नहीं है, हाइट और टाइम का रिलेशन लीनियर नहीं है। ये कैसा होगा, ये बहुत जल्दी से ये ऐसे, ओके। अब फिर अगर देखेंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से अगर इतना दूर आते हैं आप ऑन फुट तो क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, तो थोड़ा गैप हो जाएगा, ये टाइम लगता है, फिर वही चीज़ रिपीट होती है, फिर ये यहाँ से ऐसे ये राइज करेगा और इसके बाद इस हाइट पर जाने के बाद अगेन ये बहुत जल्दी से ऐसा ये नीचे आ जाएगा। तो ये जो वेरिएशन है टाइम के साथ इस हाइट का, क्या लग रहा है, बार बार रिपीट कर अपने आप को, तो ये क्या है, ये एक तरह से पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। सो मोशन ऑफ दिस बॉय और दिस चाइल्ड, its path, it is repeated again and again after certain interval of time, after some fixed interval of time, and this is periodic motion, okay. So हम पीरियोडिक से इसमें ऑसिलेटरी में आ जाते हैं। तो ये पहले हम ही देख लेते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या था, अभी कह सकते थे कि द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। So here the motion which repeats itself again and again, okay.
So the motion which repeats itself, okay, repeats itself again and again and again at regular intervals of time, okay, regular intervals of time okay, is called periodic motion, is called, okay, a periodic motion. तो ये पीरियोडिक मोशन की बात हो गई। अब ऑसिलेशंस, तो ये पीरियोडिक मोशन अगेन अगेन, तो इसमें आपने क्या कहा, तो इस कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं इसके, है कि नहीं। आप जनरली बोलते हैं कि मोशन ऑफ मून के अराउंड द अर्थ, सेम थिंग कैन बी रिटन फॉर अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ, okay, and here motion of earth, okay, motion of earth around the sun, okay, change of season, or you can say day and night, ऐसा हो सकता है। आप मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक लिख सकते हैं, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ स्विंग एंड पेंडुलम। सो दीज मोशंस आर पीरियोडिक मोशंस, and in these periodic motions, here motion of swing and pendulum, these motions are oscillatory motion. So some bodies or systems, they are in the position such that if they are displaced from their position, they tend to restore their position, अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। And as they are displaced from in position, some force acts on them and this tends to bring this body in the same position, okay, and in this tendency, okay, it is deflected to other side, or you can say it is deflected in opposite side of this position, hence it forms oscillations। ये oscillatory motion यही होता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो टू एंड फ्रो किसी पॉइंट के दोनों ओर टू एंड फ्रो मूव करती हैं, तो उनको आप क्या बोलते हैं, ये ऑसिलेटरी मोशन है, ओके। दे आर आल्सो पीरियोडिक। सो सभी मोशंस जितने हैं, ऑल पीरियोडिक मोशन, यू कैन से ऑल पीरियोडिक मोशन need not be oscillatory, ऑसिलेटरी हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग को फोकस कहाँ करना है, हम लोग को इन्हीं बात पर रहना है कि ऑसिलेशंस, ऑसिलेटरी मोशंस क्या हैं। अगर किसी बॉडी में ऑसिलेशंस फॉर्म हो सकते हैं तो वो किस तरह की सिचुएशन होगी जिसमें ऑसिलेशन बनते हों। तो आइए, तो ऑसिलेटरी मोशंस को ही हम देखेंगे। ये तो खैर पीरियोडिक हो गया और रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होता है अपने आप को, ये बहुत पहले ही पढ़ते आए हैं। तो ऑसिलेटरी मोशंस क्या हैं, जो कैसे बिल्डअप होते हैं। तभी होते हैं जनरली कोई सिस्टम में क्या होता है, अगर डिस्प्लेस कर दें तो उसको अपनी पोजीशन में आने की टेंडेंसी होती है। तो ऑसिलेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज टेंडेंसी
to restore the position, restore the position or original configuration. Okay, so simplest example is what? पेंडुलम. आप देखते हैं कि अगर यहां पर कोई एक बॉडी है जिसको फ्रीली सस्पेंड कर दे ऐसा, तो क्या कर सकता है? इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन दिस पोजीशन. इसी को उसको मीन पोजीशन कहते हैं. आप इसको जैसे रहना चाहता है स्टेबल होकर के, वो इसका मीन पोजीशन है. अगर इसके मीन पोजीशन से जैसे ही हटा देंगे, थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगे, तो क्या होगा? ये चाहेगा कि अपनी पोजीशन में आ जाए, तुरंत फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है. किधर की ओर? मीन पोजीशन की ओर. तो ऐसे में अगर मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करने लगता है. ठीक, अपनी पोजीशन में आने की कोशिश में क्या होता है? वो मीन पोजीशन से उधर चला जाता है. एंड दिस इज ड्यू टू इनर्शिया. So one thing, there is tendency to restore the position. ये ना अपनी पोजीशन में आने की टेंडेंसी होती है. तो ठीक है, यहां से लेके गए और छोड़ दिया, वापस अपनी पोजीशन में आने की टेंडेंसी ये रखता है. लेकिन हुआ क्या? जैसे लेके वैसा फोर्स लगना शुरू हो जाएगा. So here, as the object here is displaced from mean position, from equilibrium position. Okay, this is equilibrium position. So equilibrium position okay, a force starts acting. A force starts acting towards where? Towards the equilibrium position. So this is restoring nature of system. कि आपने डिस्प्लेस कर दिया, वो रिस्टोर करना चाहता है, अपनी पोजीशन में आना चाहता है. बट व्हाट हैपेंस? as this is pulled and then here released from this position, it reaches to this position again, it speeds up. Okay, so pulled here and released, then this object speeds up and its speed becomes maximum in this position during returning, and it doesn't stop here. Ultimate, what happens? It is deflected to other side and then slows down and ultimately stops here. तो फिर क्या होगा? जैसे इधर से जाना चाहेगा वो वापस फोर्स फिर लगने लगता है. तो डिफ्लेक्ट ही क्यों हुआ? क्योंकि स्पीड बढ़ रही थी. जब ये मीन पोजीशन से दूर है तो इधर की ओर फोर्स लगने लगा, और वो फोर्स क्या करना चाहता है? इसकी स्पीड को और बढ़ाता है और बढ़ाता है, यहाँ पहुँच के मैक्सिमम हो जाता है. तो तुरंत तो रुकता नहीं, अब तो मोशन में आ गया, और अपनी मोशन को भी क्या करेगा? ये भी टेंडेंसी है कि मोशन में है तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा. एंड यू नो दिस थिंग, व्हाट इज दिस टेंडेंसी? ओके, इनर्शिया. इसको हम इनर्शिया बोलते हैं. तो इनर्शिया है इसकी, ये टेंडेंसी है. तो रीस्टोरिंग नेचर है तो वापस आने की कोशिश करेगा, और इनर्शिया है तो अगर आ गया चलते हुए तो अदर साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर फोर्स लगने लगेगा अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में, और अल्टीमेटली ये रुकेगा और फिर वापस आएगा. फिर वापस आने में स्पीड अप हो जाएगा और फिर इधर भाग जाएगा, तो फिर आके यहाँ रुकेगा, फिर जाएगा. इसी को तो आप ऑसिलेशन बोलते हैं. तो ये इनर्शिया, ये रिस्टोरिंग नेचर एक तो है. दूसरी चीज क्या है? अगर इसको हम रिलीज कर देते हैं, ओके, सो आफ्टर डिस्प्लेसिंग if object
is released to move freely, okay, to move freely, then it speeds up towards mean position, okay. Then you can say it speeds up towards mean position. और इसको हम क्या बोलते हैं, ये तो एक्सेलरेशन है, फोर्स लग रहा था तो स्पीड अप होता है, फोर्स लग रहा था तो स्पीड अप होता है, और फिर क्या होगा, मीन पोजीशन में जाने पर मैक्सिमम स्पीड हो जाती है, ओके। एक्वायर्स मैक्सिमम स्पीड कहां पर, जब लौट रहा था ना तो यहां पर मैक्सिमम स्पीड हो गई एट इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन यू कैन से, एंड देन deflects. It doesn't stop immediately, but it is deflected on other side. So now it slows down. So due to inertia, it deflects to other side, okay. So what happens? So due to inertia object, okay, deflects to other side and slows down, okay, finally stops and returns, finally stops, okay, and returns, and then returns to other extreme, okay. So this is extreme, and here this is extreme also. So this is extreme here, one, and again, so this is extreme, and this is another extreme. So between these two extremes, this bob or this object makes to and fro motion, और इसी को आप क्या बोलते हैं, oscillation, okay. Returns to the previous extreme, and this motion continues, it is repeated again and again at regular intervals, okay. So this motion, above motion, you can say above motion, okay, repeats itself okay, at regular intervals, you know, at regular intervals, and hence oscillations, यही oscillations, ठीक। एक और नाम सुने होंगे ऑसिलेशंस को, आप वाइब्रेशंस भी कहते हैं। तो इनमें दोनों में कुछ डिफरेंस सा फील होता है कि कोई चीज़ वाइब्रेट कर रहा है तो कुछ थोड़ा सा आप अलग तरीके से सोचते हैं, उसको ऑसिलेट कर रहा है तो थोड़ा सा, और ऑसिलेट करने में थोड़ा स्लो आप इमेजिन करते हैं। तो एक्चुअली दोनों में कोई अंतर नहीं है। सो इफ इंटरवल ऑफ रिपीटेशन ऑफ इट्स मोशन इज स्मॉल,
देन इट इज वाइब्रेशन, उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं. एंड इफ दिस टाइम इंटरवल ऑफ रिपीटेशन इज लार्ज देन इट इज ऑसिलेशन. तो वैसा ही वाइब्रेशनल मोशन के लिए हम वही चीज़ कहते हैं, यही चीज़ क्या है, वाइब्रेशन. सो दिस इज अगेन पीरियोडिक मोशन. वाइब्रेशन इज पीरियोडिक मोशन एंड बहुत फास्ट, अगर जल्दी जल्दी रिपीट कर रहा है अपने पाथ को तो क्या कहेंगे, वाइब्रेशन है. और स्लो अगर रिपीट कर रहा है तो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो क्या होगा, ये ऑसिलेशन. अब क्या है, इनके साथ जो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं ऑसिलेशन की, उसको देख लेते हैं कि कैसे किन 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 चीज़ों से ये ऑसिलेशन पहचाने जाते हैं या उनको हम डिस्क्राइब करते हैं किन का यूज़ करके. तो वो क्वांटिटीज हैं. तो एक तो कह दिया कि अगर कम ही टाइम में कई बार रिपीट कर जाता है मोशन तो क्या कहेंगे कि ये बहुत रैपिड मोशन हो रहा है, जल्दी मोशन हो रहा है. यानी एक राउंड घूमने में, वन राउंड घूमने में मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ वापस आ गया तो 1 राउंड हो गया. या यहाँ से आप कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ तक लौट आया तो वो ये 1 राउंड हो गया. या यूं ही कह सकते हैं कि यहाँ से अभी इधर जा रहा था तो इधर जाने दीजिए और फिर यहाँ से जाकर वापस आया और यहाँ से फिर यहाँ आ गया तो फिर ये मोशन क्या है, 1 ऑसिलेशन है. या इसको हम 1 पीरियड का मोशन कहते हैं. तो इसमें अगर ये कम है तो आपको बहुत जल्दी रिपीट करता हुआ दिखेगा. अगर ये बहुत बड़ा टाइम है 1 राउंड जाने का तो आपको स्लोली ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा. अगर तो इसी को हम नाम देते हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या टाइम पीरियड. और 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कर लेगा, यहाँ से यहाँ जाके फिर यहाँ आ लेगा, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है. तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी. और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ये भी है कि यहाँ से मीन, यही इसका समझिए मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं, हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो गया या ओरिजिन भी कह सकते हैं. तो यहाँ से अभी कितना दूर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, लेफ्ट या राइट, मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ है, ये सब क्या होगा, इनको हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं. और मैक्सिमम कहाँ तक गया, यहाँ तक, ये मैक्सिमम यहाँ तक गया तो इसको हम इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को मीन पोजीशन से क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. तो ये 2-3 चीज़ें इनके साथ जुड़ी हैं जो ऑसिलेटिंग बॉडीज़ के साथ या ऑसिलेशंस जहाँ हो रहे हैं उनके साथ. और ऑसिलेटिंग बॉडीज़ की एक खासियत होती है, पहले बताया ना, कि इसमें रीस्टोरिंग नेचर और इनर्शिया, याद रखिए इन 2 पॉइंट्स को. ओके, इनर्शिया एंड रीस्टोरिंग नेचर, या उसको इलास्टिक नेचर भी कहते हैं कभी कभी. ठीक है, सो रीस्टोरिंग नेचर, ये दोनों होंगे तो ऑसिलेशन बिल्डअप हो जाएंगे, ऑसिलेशन फॉर्म होंगे. ऐसा बहुत सारी चीज़ों में देखा जाता है. आप कोई मेटल की स्ट्रिप ऐसे लीजिए, उसको एक प्रेस कर दीजिए, छोड़ दीजिए तो उधर भाग जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा. और कुछ चीज़ें नहीं भी हो सकती, जैसे कोई एल्युमिनियम का स्ट्रिप लीजिए, अब एक और ऐसे थोड़ा सा टर्न कर दिए, वैसे का वैसे मुड़ा रह जाएगा. ओके, दो इट हैज़ मास मीन्स इनर्शिया बट इट हैज़ नो रिस्टोरिंग नेचर, वापस आने की कोशिश नहीं करता है. ओके, एक क्ले है, उसको थोड़ा प्रेस कर दीजिए, जैसे है वैसे रह जाएगा, अपने आप को रिस्टोर नहीं करने की कोशिश करता, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप ही नहीं होता, तो वो वहाँ पर कोई इस तरह के ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस बिल्डअप नहीं हो सकते. तो जो चीज़ें इसमें हमको बातें करनी थी, कहा कि इस मोशन को कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, कोई ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस कैरेक्टराइजेशन कैसे होता है इसका, तो आइए वो बात कर लेते हैं. सो एनी ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन, यू कैन से एनी ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन is
characterized by what? Period of oscillation, frequency, displacement, amplitude. Okay, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक, फ्रीक्वेंसी। अभी फ्रीक्वेंसी टर्म और पीरियड ये सब आपको इन दोनों चैप्टर्स में बार बार सामने आते रहेंगे, तो इनके बारे में आप एकदम समझे रहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसको पीरियड बोलना है, कहाँ फ्रीक्वेंसी है, किस चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये सब। और एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा। तो टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है? ये वही ये टाइम है ना, वो मिनिमम टाइम या मिनिमम स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद क्या करता है, अपनी मोशन को उसी पाथ पर फिर रिपीट करता है। जैसे यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो फिर उधर जा रहा है, तो ऐसा दोबारा कर रहा है तो कितना टाइम हो चुका है, मीन्स यहां से यहां जाने और यहां से यहां वापस आने का जो टाइम है वही टाइम इंटरवल है। आप उसको कहीं से ले सकते हैं, यहां से यहां जाने, फिर यहां से यहां जाने, फिर यहां से यहां लौटने, यहां पर आने, तो ये जो टाइम है वही टाइम पीरियड है, वही यहां पर जो लगा है वही एक ही बात है। तो कितनी देर बाद फिर दोबारा ऐसा शुरू करता है, तो वही है। सो टाइम पीरियड और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज व्हाट? सो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन okay, so you can say the smallest time interval, smallest time interval okay, after which motion of the object is repeated, or after which the periodic motion repeats itself, okay, repeats itself is called time period or period of oscillation. Time period or what? Period of oscillation. Time period or period of oscillation. Yeah, okay. Definitely it will be in second. So its unit is what? Second. So this is time interval. So it is measured in second. Okay. ऐसा हो गया। इसके बाद क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी लिटरली तो आप वैसे जानते हैं, इसकी मीनिंग आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, कि बार बार रिपीट होना, जहां पर कहते हैं फ्रीक्वेंट, तो इसको फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? कि 1 सेकेंड में कितने कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाते हैं। ओके, सो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, so total number of vibrations, total number of vibrations made by the oscillating object, made by the oscillating object, you can say, okay, is called frequency.
ये क्या होता है, ये टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के रेसिप्रोकल होता है। इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम, अब इसको आप पर सेकंड मेजर करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, कभी इसको एफ से लिखेंगे या न्यू से लिखते हैं, ठीक है, 1 टाइम पीरियड। ओके, सो दिस इज सेकेंड पावर -1 पर सेकेंड, और हर्ट्ज ये भी कहते हैं। हर्ट्ज नाम उनको किसके नाम पर आया, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर काफ़ी काम किया है, हेनरिक हर्ट्ज, ठीक है। और बहुत कम एज में उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। ओके, 37 की एज तक ही वो जिंदा रहे, और काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या किया उन्होंने, प्रोड्यूस करके दिखाया प्रैक्टिकली, यानी एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रोड्यूस करके दिखाया। तो उस स्टडी की वजह से क्या है, इनके ऑनर में क्या कर दिया गया, एक यूनिट का नाम रख दिया गया हर्ट्ज, एंड ही वाज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। 1857 से लेके 1894 तक इनका पीरियड रहा, तरह से इनका टाइम रहा, और उसमें उन्होंने पर बहुत काम किए। तो ये हुए फ्रीक्वेंसी, और फिर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, और या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा बहुत एक तरह से वास्ट वर्ड है यहाँ पर, क्योंकि ऑसिलेशन ये पीरियोडिक वेरिएशन क्या हो रहा है, इस पोजीशन का पीरियोडिक वेरिएशन हो रहा है। तो बार बार उन पोजीशंस पर आता है ऑब्जेक्ट। कई जगह ऐसा ही होता है, जैसे आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो आप एसी डीसी सप्लाई बोलते हैं सब ना, तो एसी सप्लाई जो है उसमें वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये भी पीरियोडिकली बदलता है, तो वहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का नाम आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर सुने होंगे, आगे भी पढ़ेंगे जब वेव्स के बारे में, या आप नाइन्थ में जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पढ़े हैं, उनमें भी, हालांकि वो हम लोग मैकेनिकल वेव्स पढ़े हैं, उसमें पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर, और इंस्टेंटेनियस पोजीशन उसकी मीन पोजीशन से, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी तो है नहीं कोई पार्टिकल ही मूव करे, कहीं दूर जाए पास आए। कभी कभी वोल्ट भी, पोटेंशियल बोल रहे हैं ना कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ही उसकी वैल्यू पीरियोडिकली बदलती है, और वहाँ पर भी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पीरियोडिकली बदलती है, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम क्या लेते हैं, हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, नाम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो उसका बहुत पार्टिकल या किसी कॉन्क्रीट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही बस नहीं है, किसी रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो पीरियोडिकली बदल रही हो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। ओके, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पीरियोडिकली वेरिंग क्वांटिटी, ऐसा हो सकता है, या इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इट इज टेकन एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो यू कैन से instantaneous of oscillating particle, you can say oscillating particle from its mean position okay, is known as instantaneous displacement.
is known as instantaneous displacement. कोई पीरियोडिकली वेरिंग क्वांटिटी की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी रेफरेंस के रिलेटिव हम उसकी वैल्यू को आप डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। ओके, और सेम थिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ a periodically varying, okay, periodically varying quantity, okay, varying quantity with respect to some reference, with respect to some reference is called displacement. तो ये हो सकता है वोल्टेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इस तरह के वेरिएशन होते हैं, तो उनको भी हम उनकी वैल्यूज़ को ही डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। तो ऐसी चीज़ें बार बार हम चर्चा करेंगे जब उधर से बात होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और एम्पलीट्यूड भी एक टर्म यहाँ पर अक्सर यूज़ करते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ यूनिट क्या हो सकती है, अगर ये किसी पार्टिकल का मोशन है और डिस्प्लेसमेंट पीरियडिकली चेंज हो रहा है तो वो मीटर में होगा। अगर ये वोल्टेज या करंट पीरियडिकली बदल रहा है तो उसकी वैल्यू फिर एम्पीयर, वोल्ट या एम्पीयर में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो बदल रहे हैं तो उनकी अपनी यूनिट होती है। मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं टेस्ला, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर ऐसा होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, न्यूटन पर कूलम। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी, तो उसकी यूनिट उसके हिसाब से तय किया जाएगा। हम हालांकि इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो पार्टिकल का मूवमेंट, मैकेनिकल वेव से यही सब है। हालांकि वेव फॉर्म तो जनरल है, तो ज़्यादातर हम मीटर यूज़ करते रहेंगे। सो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके, ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। So maximum displacement of oscillating body या quantity from its equilibrium position is called amplitude। तो जनरली एम्पलीट्यूड आप मैकेनिकल वेव्स के लिए या मैकेनिकल इन बॉडीज के ऑसिलेशंस के लिए आप इसको मीटर में लेते हैं, और अदर क्वांटिटी होंगी तो फिर उनका अलग से यूनिट होगी। तो ये ओवरऑल एक तरह से इंट्रोडक्शन था पीरियोडिक मोशन का और ऑसिलेशंस का। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा हम पीरियोडिक फंक्शन की थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट को पीरियोडिक फंक्शन के रूप में ही मैथमेटिकली दिखाना है, तो वो उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो अब वन बाय वन ये सब जो कंटेंट है आपके सामने आता रहेगा, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसको रेगुलर और हर एक वीडियो को क्रम से देखते जाएंगे उसी ऑर्डर में। तो आपको ज़रूर जो वेव्स और ऑसिलेशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि अगर ऑसिलेशन समझ में आ गए तो आप वेव्स के चैप्टर को आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। बिना ऑसिलेशन के समझे वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, इन वीडियोज़ को भी सीक्वेंस में देखते जाइएगा, और फिर वेव्स के वीडियोज आएंगे उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। तो फिर से एक बार कह रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियोस को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप साथ बने रहिए ऐसे।